नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में जो है जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण, तो ये आज का हमारा टॉपिक हो जाता है। और दोस्तों, कल की यदि बात की जाए तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जो है जान रहे थे, और उसके बारे में जो है 3-4 पॉइंट हमारे रह गए हैं। पहले हम उनको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो है भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी के बारे में हम पढ़ चुके थे और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में जो है पढ़ेंगे। इसने जो है जलियान के चित्र वाले सिक्के जो है जारी कराए थे और इसके सिक्कों पर जो है जहाज का चित्र छपा था, जिसके और ये सिक्के कहाँ से मिले थे? कोरोमंडल तट से जो है मिले थे। साथ ही दोस्तों, इससे ये पता लगता है कि ये समुद्र से प्यार करता था और व्यापार के प्रति लगाव था। तो ये इसके सिक्कों से जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं यज्ञश्री सातकर्णी। कल का टॉपिक के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। कल का टॉपिक लिखेंगे दोस्तों यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी की यदि बात की जाए दोस्तों, यज्ञश्री सातकर्णी की यदि बात की जाए तो लिखेंगे इसने जलियान के चित्र वाले सिक्के जारी कराए। जलियान के चित्र वाले सिक्के जारी कराए। साथ ही दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करते हैं जलियान का मतलब होता है दोस्तों जहाज का चित्र। लिखेंगे इसके सिक्कों पर, तो दोस्तों इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी सिक्कों पर जहाज का चित्र था। जहाज का चित्र था, याद रखें दोस्तों, जहाज का चित्र था। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं ये सिक्के कहाँ से मिले थे? तो ये कहाँ से मिले हैं? कोरोमंडल तट से। याद रखें दोस्तों, कोरोमंडल तट से। कोरोमंडल तट से जो है तट से मिले हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी ये समुद्र से प्यार करता था। समुद्र से प्यार और साथ ही दोस्तों व्यापार के प्रति लगाव। व्यापार के प्रति लगाव, व्यापार के प्रति लगाव को जो है दर्शाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं अंतिम शासक की, यानी अंतिम शासक कौन था? यज्ञश्री सातकर्णी के बाद जो है अंतिम शासक देख लेते हैं। अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक है दोस्तों विजय। कौन है दोस्तों? अंतिम शासक कौन है? विजय है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, अंतिम शासक। अंतिम शासक की यदि बात की जाए तो अंतिम शासक कौन था? विजय। याद रखें दोस्तों, अंतिम शासक था विजय। किसका? सातवाहन वंश का। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी कराए थे जो कि 500 ग्रेन के होते थे। साथ ही कांसे, शीशे व पोर्टिन एवं तांबे के सिक्के जो है चलवाए थे। तो लिख लेते हैं दोस्तों, यानी सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी कराए थे। शीशे के सिक्के जारी कराए। और ये सिक्के जो है दोस्तों 500 ग्रेन के होते थे। कितने दोस्तों? 500 ग्रेन के जो है होते थे। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं शीशे के सिक्के जारी कराए थे, और भी इन्होंने सिक्के जारी कराए थे, जैसे दोस्तों कांसे के
शीशे के प्लस तांबे के, किसके दोस्तों, तांबे के, तांबे के एवं प्रोटीन के, प्रोटीन प्रोटीन के सिक्के भी जारी कराए, सिक्के भी जारी कराए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, सातवाहन वंश के शासक सर्वाधिक व्यापार जो है कहाँ से करते थे, कल्याण नामक बंदरगाह से जो है करते थे। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, सातवाहन वंश के शासक, सातवाहन वंश के शासक, वंश के शासक, सातवाहन वंश के शासक सर्वाधिक सर्वाधिक व्यापार कल्याण नामक, कल्याण बंदरगाह, बंदरगाह से करते थे। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो दोस्तों अब इसका जो है रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो हम देखेंगे कि इसके बारे में, भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में देखेंगे। तो ये हमारा टॉपिक जो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं यज्ञश्री सतकर्णी। यज्ञश्री सतकर्णी की यदि बात की जाए तो इसने जो है दोस्तों जलियान के चित्र वाले सिक्के चलाए थे। जलियान मतलब दोस्तों सिक्कों पर जो है इसके जहाज का चित्र छपा हुआ था। और ये सिक्के कहाँ से मिले, कोरोमंडल तट से मिले हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये इससे क्या पता लगता है, यानी ये समुद्र से प्यार को दर्शाता है और व्यापार के प्रति लगाव को जो है दर्शाता है, क्योंकि इसके सिक्कों पर जो है दोस्तों जहाज का चित्र था। और साथ ही दोस्तों इसके बाद कौन आता है, विजय आता है, जो कि विजय जो है अंतिम शासक था सातवाहन वंश का। तो ये आपको पता होना चाहिए। और फाउंडर की यदि बात की जाए तो कौन था, सिमुक था। साथ ही सातवाहनों ने जो है शीशे के सिक्के जारी कराए थे, जो कि 500 ग्रेन के होते थे। केवल शीशे के सिक्के जारी कराए थे सातवाहनों ने, नहीं कांसे के भी कराए थे। कांसा दोस्तों, कांसा कैसे बनता है, तो टीन व तांबे के मिश्रण से जो है मिश्र धातु बनती है, जिसको कांसा यानी ब्रॉन्ज कहा जाता है। शीशे के सिक्के, तांबे के और प्रोटीन की यदि बात की जाए तो प्रोटीन दोस्तों कैसे बनता है, आपको पता है। तांबा यानी कांसा बनाने के लिए तांबा और किसके द्वारा बनता है दोस्तों, तांबे के द्वारा बनता है, याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पर जो तांबा, जिंक, सीसा व टिन के मिलने से बनता है, याद रखें दोस्तों। यानी तांबा और टिन से जो है क्या बनता है, ब्रोंज बनता है। लेकिन तांबा, टिन, जिंक व सीसा मिला दिया जाए तो ये प्रोटीन बनता है। यानी 4 प्रकार के सिक्के जारी कराए थे सातवाहन वंश के शासकों ने। और साथ ही सातवाहन वंश के शासक जो है सर्वाधिक व्यापार जो है किस बंदरगाह से करते थे, कल्याण बंदरगाह से। कहाँ से दोस्तों, कल्याण बंदरगाह से जो है करते थे। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है सातवाहन वंश का। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत कन्फ्यूजन है कि यहाँ का समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक। तो यहाँ पे हम बात करते हैं समाज की, यानी जो प्रशासनिक व्यवस्था होती थी उस मामले में जो है यहाँ पर मातृसत्तात्मक समाज था। लेकिन उत्तराधिकार के मामले में जो है यहाँ पर कैसा साम्राज्य था, यानी कैसा समाज था, पितृसत्तात्मक था। यानी प्रशासनिक व्यवस्था में माता की जो है चलती थी, लेकिन उत्तराधिकार के मामले में पिता की चलती थी। तो इसलिए यहाँ पर जो है सातवाहन वंश में समाज मातृसत्तात्मक व पितृसत्तात्मक दोनों था। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों भारत पर विदेशी आक्रमण। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे न्यू, भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में। तो ये लिख लेते हैं दोस्तों, भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण की यदि बात की जाए तो यह हमारी पहली क्लास हो जाती है भारत पर विदेशी आक्रमण की। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं, सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था। जैसे ईरानी या पारसियों ने किया था, फिर ईरानियों के बाद यूनानियों की तरफ से सिकंदर आया था, फिर हिंद यवन आए थे, शाक आए थे, पहलव आए थे। कौन आए थे दोस्तों, कुषाण, अरबी और तुर्की। तो ये सभी आए थे। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन आया था। तो पहले दोस्तों कौन कौन आया था, सबसे पहले पर्शियन या ईरानी आए थे, पर्शियन या ईरानी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, फिर आए थे यूनानी। और ये यूनानियों की तरफ से कौन आया था, सिकंदर आया था, सिकंदर आया था। कौन दोस्तों, सिकंदर आया था। फिर आए थे हिंद यवन,
हिंद जबन आए थे, हिंद यवन आए थे। फिर दोस्तों फिर आए थे शक, शक आए थे। शक के बाद आए थे पहलव, पहलव आए थे। और पहलव के बाद कौन दोस्तों, पहलव के बाद कुषाण, पहलव के बाद आए थे कुषाण। कुषाण के बाद दोस्तों अरबी, अरबी आए। फिर आए थे दोस्तों तुर्की, फिर कौन आए थे, तुर्की आए थे। तो इस प्रकार जो है हम इनको एक एक करके जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत के विदेशी आक्रमण की। यदि बात करते हैं पर्शियन या ईरानी, तो इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पे दोस्तों, यानी सिकंदर से ये पहले आए थे। यानी जब हम मौर्य साम्राज्य के बाद, मौर्य साम्राज्य से पहले जो धनानंद आया था, यानी नंद वंश था, और नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। तो इसी के समय जो है यूनानी सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 बीसी में। तो इससे पहले ये आए थे ईरानी। तो ये आपको याद रखना है। यानी ईरानियों के बारे में और यूनानी सिकंदर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम हिंद यवन से शुरू करेंगे, फिर शक, पहलव, कुषाण, अरबी और तुर्की, एक एक करके इन सभी को अच्छे से जानेंगे। तो ये दोस्तों अब यहाँ पे हम हिंद यवन हेडिंग डाल लेते हैं, यानी हिंद यवन शासक, हिंद यवन शासक। हिंद यवन शासक की यदि बात की जाए दोस्तों, हिंद यवन शासक की यहाँ पे हम बात करते हैं। तो आप देखते हैं दोस्तों, यानी यूनानियों की तरफ से कौन आया था, पहला आया था सिकंदर। जब सिकंदर की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, कब सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है बेबीलोन इराक में। और इसके बाद जो है दोस्तों इंडो ग्रीक शासकों का इतिहास जो है जानने का मुख्य स्रोत किसको माना जाता है, सिक्कों को, यानी कॉइन्स को जो है माना जाता है। सिकंदर की मृत्यु के बाद कौन आता है, तो पश्चिमी एशिया, यानी पश्चिमी एशिया पर अधिकार हो जाता है सेल्यूकस का, जो कि सेल्यूकस भी जो है सिकंदर के साथ आया था, जो कि इसका थल सेनापति था। निकेटर का उत्तराधिकारी जो है कौन बना था, तो निकेटर के बाद आता है इसका पुत्र एंटियोकस सेकंड आता है। कौन, एंटियोकस सेकंड आता है। इसके शासन के समय बैक्ट्रिया और पर्थिया ने जो है 250 बीसी में विद्रोह करके स्वतंत्रता प्राप्त की, और जिसका शासक डियोडोटस प्रथम जो है बना था। और इसकी हत्या इसके बेटे डियोडोटस सेकंड ने करके जो है एक नए साम्राज्य की जो है स्थापना करेगा। तो दोस्तों अब इनको पहले लिख लेते हैं, फिर थ्योरी बाई इनको मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगा। पहले इनकी हम थ्योरी लिखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यानी सिकंदर की मृत्यु के बारे में देखते हैं। सिकंदर की मृत्यु, सिकंदर की मृत्यु की यदि बात की जाए तो 323 बीसी में हुई थी। कब दोस्तों, 323 बीसी में बेबीलोन इराक में, बेबीलोन इराक में हुई थी। मस्तिष्क ज्वर के कारण या दिमागी बुखार के कारण हुई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक शासकों का इतिहास, इतिहास जानने का मुख्य स्रोत, जानने का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, सिक्के यानी कॉइन्स है। क्या है दोस्तों, सिक्के, स्रोत सिक्के यानी कॉइन्स है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सिकंदर की मृत्यु के बाद, सिकंदर की मृत्यु के बाद, सिकंदर की मृत्यु के बाद जो है पश्चिमी एशिया पर, पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया पर किसका अधिकार हो गया था, तो पश्चिमी एशिया पर बात की जाती है तो किसका अधिकार हो गया था, सेल्यूकस निकेटर का, सेल्यूकस निकेटर का, सेल्यूकस निकेटर का जो है अधिकार हो गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं निकेटर के बाद, निकेटर का उत्तराधिकार जो है हो गया था। अब आते हैं दोस्तों निकेटर के बाद उसके पुत्र एंटियोकस का शासन आया। निकेटर के बाद, निकेटर के बाद उसके पुत्र एंटियोकस सेकंड का शासन आया। एंटियोकस सेकंड का शासन
आया किसका दोस्तों, एंटियोकस सेकंड का जो है शासन आया। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इस यानी इसके शासन के समय, यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों इसकी, यानी इसके शासन के समय, इसके शासन के समय, इसके शासन के समय बैक्टीरिया और पार्थिया ने 250 बीसी में 250 बीसी में विद्रोह करके स्वतंत्रता प्राप्त की। जब यहाँ पे दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्त की तो आप दोस्तों यहाँ पे यानी इनका शासक कौन बनता है, तो इनका शासक बना, लिखेंगे दोस्तों विद्रोह करके, लिखेंगे इधर लिखेंगे दोस्तों इनका शासक, इनके शासक की यदि बात की जाए तो इनका शासक कौन बना, इनका शासक डियोडोरस प्रथम बना। डियोडोरस प्रथम बना, कौन, डियोडोरस प्रथम बना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं डियोडोरस प्रथम की, तो इसकी हत्या, डियोडोरस प्रथम की हत्या इसके बेटे ने, यानी इसके बेटे डियोडोरस सेकंड ने की थी। इसके बेटे डियोडोरस सेकंड ने की थी, याद रखें दोस्तों, सेकंड ने की थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसकी हत्या किसने की थी, डियोडोरस की हत्या किसने की थी, यूथिडेमस ने, याद रखें दोस्तों यूथिडेमस ने की थी। यूथिडेमस ने, किसने दोस्तों, यूथिडेमस ने जो है की थी। और साथ ही दोस्तों यूथिडेमस ने जो है एक नए वंश की स्थापना की थी, एक नए वंश की स्थापना की थी। अब दोस्तों ये कौन सा नया वंश था, तो यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं। तो नया वंश कौन सा था, तो यहाँ पे देखते हैं यूथिडेमस या डेमेट्रियस वंश, यूथिडेमस या डेमेट्रियस वंश, कौन सा दोस्तों, डेमेट्रियस। और यही डेमेट्रियस है जो कि भारत पर आक्रमण करेगा, तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। यानी अब आपको पता लग गया होगा डेमेट्रियस ही जो है आक्रमण करेगा। तो ये यूथिडेमस कौन था दोस्तों, यूथिडेमस की यदि बात की जाए तो अब इसके बाद कौन आता है, तो यूथिडेमस के बाद आता है इसका बेटा, यूथिडेमस का बेटे की यदि बात की जाए कौन था, डेमेट्रियस था। डेमेट्रियस कौन था दोस्तों, डेमेट्रियस था। और यही भारत पर आक्रमण करने वाला सेकंड यूनानी शासक था। भारत पर आक्रमण करने वाला सेकंड यूनानी शासक था, सेकंड यूनानी शासक था। कौन था दोस्तों, सेकंड यूनानी शासक था। तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों पहले हम इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यानी सिकंदर की मृत्यु के बाद, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, 323 बीसी में हुई थी, बेबीलोन इराक में। अब दोस्तों इंडो ग्रीक शासकों के बारे में, यानी इंडो ग्रीक शासकों का जो इतिहास है, इनको जानने का मुख्य स्रोत किसको माना जाता है, सिक्को यानी कोइंस को जो है माना जाता है। सिकंदर की मृत्यु के बाद पश्चिमी एशिया पर जो है किसका अधिकार हो गया था, सेल्यूकस निकेटर का हो गया था। यानी जब 326 बीसी में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था धनानंद के समय, तो इसके समय जो है इसका एक सेनापति था, थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर। तो सिकंदर की मृत्यु के बाद जो है इसका जितना भी एरिया था सिकंदर का, उन सभी को किसने कंट्रोल किया था, सेल्यूकस निकेटर ने किया था। लेकिन इसने फिर भी भारत पर आक्रमण किया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो इसको हरा दिया था, और हराने के बाद जो है निकेटर ने अपनी बेटी हेलेनिका या कार्लेनिका की शादी भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी थी।
अब दोस्तों निकेटर के बाद जो है इसका पोता यानी इसका पौत्र जो है एंटियोकस सेकंड है। एंटियोकस सेकंड का जो है शासन आया। तो निकेटर के बाद कौन आया था? एंटियोकस सेकंड आया था। अब इसके शासन के समय दोस्तों बैक्ट्रिया और पार्थियन ने 250 BC में जो है विद्रोह करके स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। यानी जो एंटियोकस सेकंड राजा बना था तो इसके समय जो ये कमज़ोर शासक था, तो इसके जो शासन थे, जो इसके राज्य थे जैसे बैक्ट्रिया और पार्थिया, तो इन दोनों ने जो है 250 BC में विद्रोह करके अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। अब दोस्तों यहाँ पर जो है यानी इनका शासक बना था डियोडोटस प्रथम बना था। कौन दोस्तों? डियोडोटस प्रथम बना। अब इस डियोडोटस प्रथम की हत्या करके इसके बेटे ने, यानी डियोडोटस प्रथम की हत्या किसने की थी? तो इसके बेटे डियोडोटस सेकंड ने इसकी हत्या कर दी थी। अब डियोडोटस सेकंड की हत्या जो है किसने की थी? यूथिडेमस ने की थी। यूथिडेमस ने हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की थी जिसका नाम है यूथिडेमस वंश या डेमेट्रियस वंश। और साथ ही दोस्तों इसी यूथिडेमस का बेटा है डेमेट्रियस, जो कि भारत पर आक्रमण करने वाला सेकंड यूनानी शासक है। तो ये आपको याद रखना। और साथ ही दोस्तों ये डेमेट्रियस जो है भारत में 2 शाखाएं बनाएगा जिनके जरिए जो है भारत में शासन करेगा। तो अब ये 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं इनके बारे में एक एक करके हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो लिखेंगे दोस्तों इनकी 2 शाखाएं थी, यानी यमन शासकों की 2 शाखाएं थी। तो लिख लेते हैं पहले इनकी 2 शाखाएं थी। इनकी 2 शाखाएं, इनकी 2 शाखाएं थी। कौन कौन सी 2 शाखाएं थी? तो इनको यहाँ पे हम बांट लेते हैं। तो दोस्तों इनको जो है यहाँ पे हम बांट लेते हैं कौन कौन सी शाखाएं थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, इधर थी डेमेट्रियस शाखा। और ये कौन सी दोस्तों? डेमेट्रियस शाखा। डेमेट्रियस शाखा ये कौन सी थी दोस्तों? ये थी डेमेट्रियस शाखा। ये डेमेट्रियस शाखा हो गई। और इधर कौन सी थी दोस्तों? यदि इसकी बात की जाए यूक्रेटाइड शाखा। कौन सी थी दोस्तों? यूक्रेटाइड्स शाखा। ये हो गई दोस्तों यूक्रेटाइड्स शाखा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। और इसको जो है यूक्रेटाइड्स ने ही जो है बसाया था और डेमेट्रियस शाखा को डेमेट्रियस ने जो है बनाया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं डेमेट्रियस के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अपोलोडोट्स था। लिखेंगे दोस्तों अपोलोडोट्स। अपोलोडोट्स कौन था दोस्तों? अपोलोडोट्स था। अब दोस्तों अपोलोडोट्स के बाद एक शासक हो रहा था अगाथोक्लेज। याद रखें दोस्तों अगाथोक्लेज। ये अगाथोक्लेज हो गया। अभी दोस्तों इनके बारे में एक एक करके हम अच्छे से समझेंगे। तीसरा है दोस्तों मिनांडर या मिलिंद। और इसी मिलिंद से जो है कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो इसीलिए जो है मैंने ये दोनों शाखाएं आपको समझाने के लिए कि मिलिंद जो है किस शाखा का है और ये किसका बेटा था? डेमेट्रियस शाखा का था। तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों अब पहले जो है अब आते हैं दोस्तों यूक्रेट शाखा। यूक्रेट शाखा की यदि बात की जाए तो यूक्रेट शाखा में उत्तराधिकारी कौन था? एंटियोक्लिड्स था। याद रखें दोस्तों एंटियोक्लिड्स। कौन दोस्तों? एंटियोक्लिड्स। तो ये एंटियोक्लिड्स था। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसके बारे में क्या खास है। तो पहले इनके बारे में लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अगाथोक्लेज ने जो है लक्ष्मी कृष्ण व बलराम के सिक्के चलाए थे। लिखेंगे दोस्तों इसने जो है लक्ष्मी और साथ ही दोस्तों कृष्ण व बलराम की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। आकृति वाले सिक्के जारी कराए। तो ये किसने दोस्तों? अगाथोक्लेज ने जो है कराए थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, मिनांदर के बारे में जो है अलग से जानेंगे क्योंकि मिनांदर से जो है बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो दोस्तों इसको लिख लेते हैं एंटियोक्लिड्स के बारे में कि इसने शुंग वंश के शासक, इसने जो है शुंग वंश के शासक शुंग वंश के शासक भागवत के दरबार में
दरबार में हेलियोडोरस को भेजा था। हेलियोडोरस को भेजा, किसको दोस्तों? हेलियोडोरस को जो है भेजा था। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में? मिलिंद के बारे में बात करेंगे। किसके दोस्तों? मिलिंद के बारे में जो है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो मिलिंद की यदि बात की जाए तो दोस्तों तो यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं एक एक पार्ट इसके बारे में। यानी सिकंदर से ज़्यादा भूभाग इसने जीते थे। सिकंदर से ज़्यादा भूभाग जीते, यानी सिकंदर से ज़्यादा इसने भूभाग जीते थे। और साथ ही दोस्तों बौद्ध भिक्षु नागसेन से वार्ता की। बौद्ध भिक्षु नागसेन से वार्ता की। वार्ता का मतलब होता है दोस्तों बातचीत की थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, जब बौद्ध भिक्षु नागसेन से बातचीत की तो नागसेन ने जो है एक पुस्तक लिखी थी मिलिंद पनो, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। और इसमें मिलिंद के प्रश्नों के जो है लिखा गया है, जो कि मिलिंद ने जो है नागसेन से प्रश्न किए थे। तो लिख लेते हैं इसको यहाँ पे, मिलिंद पन्हो की यदि बात की जाए तो ये मिलिंद पन्हो जो है एक बौद्ध ग्रंथ था। क्या था दोस्तों? बौद्ध ग्रंथ था। अब इसमें जो है मिलिंद के प्रश्न लिखे हैं, इसमें मिलिंद के प्रश्न। अब दोस्तों इसकी रचना किसने की थी? तो नागसेन ने इसकी रचना की थी। याद रखें दोस्तों, नागसेन के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसकी उपाधि और देख लेते हैं, फिर आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी उपाधि देख लेते हैं, यानी कौन कौन सी उपाधि हैं मिलिंद की। तो जैसे दोस्तों हमीकस और सोटर, हमीकस और सोटर जो है किसकी उपाधि हैं? ये मिलिंद की उपाधि। और साथ ही दोस्तों सोने के सिक्के चलवाए थे। सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? मिलिंद ने चलवाए थे। पश्चिमोत्तर भारत में चलवाए थे, पूरे भारत में जो है नहीं चलवाए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं राजधानी की। राजधानी क्या थी? राजधानी की साकल या सियालकोट। साकल या सियालकोट जो है ये राजधानी थी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, यानी डेमेट्रियस वंश के बारे में हमने पढ़ लिया। अब डेमेट्रियस ने जो है 2 शाखाएं बनाई थी दोस्तों। एक थी डेमेट्रियस शाखा, यानी हिंद यमन की जो है भारत में 2 शाखाएं थी। एक थी डेमेट्रियस शाखा, एक थी यूक्रेटाइड शाखा। तो दोस्तों डेमेट्रियस शाखा की यदि बात की जाए तो इसको जो है डेमेट्रियस ने बनाया था। अब दोस्तों डेमेट्रियस के उत्तराधिकारी अपोलोडोरस, अगाथोक्लेज और मेनांदर, तो ये तीनों जो है डेमेट्रियस शाखा के शासक थे। अब दोस्तों अगाथोक्लेज की यदि बात की जाए तो इसमें लक्ष्मी, कृष्ण व बलराम की आकृति वाले सिक्के जो है जारी कराए थे। और साथ ही दोस्तों यूक्रेटाइड्स की यदि बात की जाए तो इसका उत्तराधिकारी था एंटियोक्लिड्स। इसने जो है सुंग वंश के शासक भागवत के दरबार में जो है हेलियोडोरस को जो है भेजा था। किसको दोस्तों? हेलियोडोरस को जो है भेजा था। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों अब आते हैं मिलिंद के बारे में। मिलिंद यानी मीनांदर, तो इसने जो है सिकंदर से ज़्यादा भूभाग जीते। बौद्ध भिक्षु नागसेन से जो है वार्ता की, यानी बातचीत की थी। और बौद्ध भिक्षु नागसेन ने जो है इसकी सारी बातों के प्रश्नों को जो है एक पुस्तक में लिखा, जिसको मिलिंद पनो जो है कहा गया। और ये एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें मिलिंद के प्रश्न जो है लिखे गए हैं। और इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी नागसेन ने। किसने? नागसेन ने। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मिलिंद पनो किसने लिखी थी? नागसेन ने लिखी थी, जो कि एक बौद्ध भिक्षु था। इसकी उपाधि की यदि बात की जाए मिलिंद की, हमीकस और सोटर जो है इसकी उपाधियाँ थी। इसने सोने के सिक्के चलवाए थे पश्चिमोत्तर भारत में, यानी पश्चिमोत्तर भारत में जो है इसने सोने के सिक्के चलवाए थे। मीनांदर ने पूरे भारत में नहीं चलवाए थे। राजधानी क्या थी? साकल या सियालकोट जो है राजधानी थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी।
और जो बचा हुआ है उनको हम कल की क्लास में अच्छे से जो है जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।